चलो बच्चों, हम आपके लिए BHU 2012 का पेपर लेके आए हैं। जूलॉजी सब्जेक्ट है 2012 का बेटा। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है सिल्क प्रोड्यूस बाय सिल्कवर्म कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स नोन एज। ठीक है ना। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो सिल्क वर्म है वो सिल्क को बनाने में कौन सा प्रोटीन यूज़ करता है। तो इसका बेटा करेक्ट आंसर जो है वो है डी, फाइब्रोइन एंड सेरिसिन। ये बेटा वो प्रोटीन है जो सिल्क के फॉर्मेशन में यूटिलाइज होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ प्रोटीन्स दिए हुए हैं, एक्टिन मायोसिन प्रोटीन, ये बेटा कंट्रैक्टाइल प्रोटीन है मसल्स की। एल्बुमिन और ग्लोबुलिन, ये प्रोटीन हमको ब्लड में मिलती है। फाइब्रिन एंड फाइब्रिनोजन, बेटा ये क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग से संबंधित प्रोटीन है। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है वो डी, फाइब्रोइन एंड सेरिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स डज नॉट शो सोशल बिहेवियर। सोशल बिहेवियर यानी कि इनमें से कौन सा सामाजिक प्राणी नहीं है। तो बेटा सामाजिक प्राणी नहीं है बीटल, आंट, हनी बी, टर्माइट। ठीक है ना, ये तीनों के तीनों ही बेटा सोशल इंसेक्ट्स हैं। ठीक है ना, इनकी अपनी फैमिली होती है और ये काफ़ी ज़्यादा नंबर में एक ही जगह पर पाए जाते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी डी है, बीटल जिसे कहते हैं। देन थर्ड क्वेश्चन बेटा, द लोवेस्ट रैंक ऑफ सिस्टमेटिक इज। तो बेटा ये जो वर्गीकरण पद्धति में निम्नतम कोटि है, तो दरअसल क्या है कि जो क्लासिफिकेशन होता है उस क्लासिफिकेशन में कई रैंक होती हैं। तो वो रैंक्स आप लोगों को मालूम होगा, किंगडम यानी कि जगत, फाइलम यानी कि संघ, क्लास यानी कि वर्ग, आर्डर यानी कि गण, फैमिली यानी कि कुल, जीनस यानी कि वंश और स्पीसीज यानी कि प्रजाति। तो जो स्पीसीज होती है ना वो लोवेस्ट रैंक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो अगेन डी। ठीक है ना, करेक्ट आंसर बेटा डी। तो सिस्टमेटिक्स की जो लोवेस्ट रैंक होती है उसको हम स्पीसीज कहते हैं, और स्पीसीज को डिफाइन करते हैं इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन फॉर्म स्पीसीज। ठीक है ना, जो एक पॉपुलेशन में इंटरब्रीड करने वाले इंडिविजुअल्स होते हैं वो एक स्पीसीज का फॉर्मेशन करते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि वो एक स्पीसीज के तहत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एवरेज लाइफ स्पान ऑफ द मैमेलियन आरबीसीज। बहुत पूछा जाता है, 120 डेज। 100 डेज एम्फीबियंस के आरबीसीज का, 100 डेज एम्फीबियंस के आरबीसीज का यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। मेढक या उभयचर के आरबीसीज का जीवन काल कितना होता है, वो बेटा 100 डेज। लेकिन यहाँ पर मैमेलियन आरबीसीज की बात की है इन्होंने, वो 120 डेज होता है। यानी कि आरबीसीज करीब 4 महीने तक जीवित रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, टेंडन आर मेनली कंपोज्ड ऑफ। टेंडन, सबसे पहले तो टेंडन क्या होता है। टेंडन बेटा एक कनेक्टिव टिश्यू है। टेंडन क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। किसको कनेक्ट करता है, मसल को बोन से। कनेक्ट किसको करेगा, मसल को बोन से। और इस टेंडन को बनाने वाला जो प्रोटीन होता है वो बेटा कोलेजन होता है। कोलेजन प्रोटीन है जो मेन प्रोटीन है जो टेंडन के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। इसी का एक प्रतिद्वंदी भी है, और वो प्रतिद्वंदी है लिगामेंट। लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ता है, वो भी कनेक्टिव टिश्यू है, बट लिगामेंट के अंदर थोड़ी इलास्टिसिटी होती है
ठीक है ना, जबकि जो टेंडन होता है वो इनइलास्टिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एन एंजाइम इज नोन एज, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एन एंजाइम इज नोन एज। तो बेटा देखो, जो एंजाइम का इनएक्टिव फॉर्म होता है वो क्या कहलाता है, ठीक है ना। तो इसमें से करेक्ट आंसर है बेटा जाइमोजन। हम इसको प्रो एंजाइम्स भी कहते हैं, ठीक है ना, प्रो एंजाइम्स या जाइमोजन। ठीक, ये एंजाइम का इनएक्टिव फॉर्म होता है। अच्छा बच्चों, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ये आप याद रखिएगा, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, सभी एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं और सभी एंजाइम्स बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं, बट रिएक्शन में यूटिलाइज नहीं होते। वो कैटलाइज तो करते हैं, कैटलाइज करते हैं मतलब कि रिएक्शंस को प्रमोट करते हैं, बट वो कभी रिएक्शन में यूज नहीं होते, मतलब उसके पार्ट नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नंबर ऑफ एंटीनी इन कॉकरोच। बेटा कॉकरोच में 1 पेयर एंटीनी पाया जाता है, कॉकरोच में 1 पेयर एंटीनी पाया जाता है और 2 पेयर विंग्स पाए जाते हैं और 3 पेयर्स लेग्स पाए जाते हैं। याद रहेगा बेटा, कॉकरोच में 1 पेयर एंटीनी पाया जाता है, 2 पेयर्स विंग्स पाए जाते हैं और 3 पेयर्स लेग्स पाए जाते हैं। साइंस कंसर्न विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ लिविंग कंडीशन ऑफ ए ह्यूमन बीइंग इज नोन एज, ठीक है ना। ये वो साइंस जिसमें ह्यूमन बीइंग के सुधार में, जीवन शैली में सुधार से संबंध रखता है, उस साइंस को हम बोलते हैं यूथेनिक्स। उस साइंस को बोलते हैं यूथेनिक्स। अगर ह्यूमन इम्प्रूवमेंट की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ जेनेटिक्स, देन बेटा यूजेनिक्स। और जेनेटिक्स आपको मालूम है, हेरिडिटरी ट्रेट्स एंड इट्स इनहेरिटेंस, ठीक है ना, ये जेनेटिक्स है। और बायो इन्फॉर्मेटिक्स में हम जो इम्पॉर्टेंट या कह लो कि वैल्यूएबल बायोलॉजिकल जो डेटा होता है उसका कलेक्शन और उसका एनालिसिस, वो हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स में करते हैं। इन एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू, तो बेटा ग्लाइकोलिसिस रिस्पायरेशन से है, तो इसका मतलब ये एनारोबिक रिस्पायरेशन की बात कर रहा है। तो आंसर क्या होगा, लैक्टिक एसिड। एनिमल सेल्स में एनारोबिक रिस्पायरेशन का जो परिणाम होता है वो लैक्टिक एसिड होता है, जबकि जो प्लांट सेल होते हैं वहाँ पर एनारोबिक रिस्पिरेशन का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो इथाइल एल्कोहल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंटल प्रोसेस इन विच अ टैडपोल चेंजेज इनटू अ फ्रॉग इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। उसको बेटा हम लोग मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, हिंदी में कायांतरण कहते हैं, ठीक है ना। और मेटास्टेसिस, मेटाजेनेसिस, मेटास्टेसिस क्या होता है बेटा, मेटास्टेसिस होता है कैंसरस सेल्स का प्राइमरी साइट से सेकेंडरी साइट पर जाना, ये मेटास्टेसिस कहलाता है। मेटाजेनेसिस क्या होता है, देयर इज ए अल्टरनेशन ऑफ पॉलिप एंड मेडुसा इन देयर लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल ऑफ सीलेंट्रेट्स, ठीक है ना। ये सीलेंट्रेट्स का फीचर है मेटाजेनेसिस, जहाँ पर सीलेंट्रेट्स की बॉडी 2 फॉर्म में पाई जाती है, पॉलिप और मेडुसा। तो अल्टरनेट पॉलिप और मेडुसा का अल्टरनेट होना, ये क्या कहलाता है, मेटाजेनेसिस कहलाता है, ठीक बेटा। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मेटामॉर्फोसिस, बट ये 2 एडिशनल पॉइंट है, मेटापोफाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, व्हाइल स्टडीइंग द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस वन ऑफ द traits are not studied by Mendel, not studied by Mendel, ठीक है ना। वो कौन सा ट्रेट्स है जिसकी स्टडी मेंडल ने नहीं किया था। तो मेंडल ने बेटा देखो कलर ऑफ फ्लावर, पोजीशन ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ सीड, शेप ऑफ सीड, ठीक है ना, कलर ऑफ पोड, शेप ऑफ पोड और स्टेम हाइट की बात की थी, लेकिन साइज ऑफ सीड
की स्टडी नहीं किया था। मेंडल साहब ने 7 कैरेक्टर्स की स्टडी किया था, जिसमें स्टेम हाइट, पोजीशन ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ फ्लावर, ठीक है ना, कलर ऑफ पोड, शेप ऑफ पोड, कलर ऑफ सीड, शेप ऑफ सीड, इनकी बात किया था बेटा। तो इसमें साइज ऑफ सीड जो है ये करेक्ट आंसर है। यहाँ पर लिखा है किस ट्रेट की स्टडी नहीं किया, तो नहीं किया था साइज ऑफ सीड की। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल विच कंटेन्स डीएनए इज, वो कौन सा साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल है, यानी कि वो कौन सा कोशिकांग है जिसमें डीएनए प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, और बेटा एक और लिख लो, क्लोरोप्लास्ट भी, यहाँ ऑप्शन में नहीं है, क्लोरोप्लास्ट। ये 2 सेल ऑर्गेनेल ऐसे हैं जिनके पास डीएनए पाया जाता है, और यही दोनों सेल ऑर्गेनेल ऐसे हैं जो सेमी ऑटोनॉमस होते हैं। सेमी ऑटोनॉमस का मतलब होता है अर्ध स्वचालित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट फिश, डार्क फिश, लंग फिश, रॉक फिश, ये तीनों पाइसेज के मेंबर्स हैं, ये तीनों पाइसेज के मेंबर्स हैं, और पाइसेज के जो मेंबर्स होते हैं वही फिश में की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जो सिल्वर फिश है, सिल्वर फिश बेटा ये लेपिज्मा, इसका जो जीनस है लेपिज्मा, और ये आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, ये आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये फिश नहीं है, ये आर्थ्रोपोड है, लेपिज्मा, ठीक। ये सिल्वर फिश बेटा लेपिज्मा है, इसको हम लोग बुकवर्म भी कहते हैं, और ये आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, और यही सिल्वर फिश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्स ग्लैंड इज फाउंड इन, वैक्स ग्लैंड बेटा मोम किससे मिलता है, वैक्स मतलब मोम, मोम किससे मिलता है आप लोगों को मालूम है, मोम हनी से मिलता है, तो आंसर क्या हो गया, हनी बी। तो बाकी यहाँ पर कोई यूजफुल इंसेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क इज वेल नोन फॉर प्रेजेंस ऑफ राइनोसिरास बेटा गैंडा, और लायन के लिए गिरी नेशनल पार्क है, एलिफेंट बंदीपुर नेशनल पार्क, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो राइनोसिरास है, गैंडा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरिड आउट बाय मैलपीजियन ट्यूब्यूल ऑफ इंसेक्ट्स, तो क्या आपको मालूम है इंसेक्ट में पाया जाने वाला मैलपीजियन ट्यूब्यूल क्या होता है। ये बेटा इंसेक्ट्स का या कॉकरोचेस का, कॉकरोच भी इंसेक्ट में आता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन है तो एक्सक्रीटरी इन फंक्शन होगा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है तो एक्सक्रीटरी इन फंक्शन होगा। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, एक्सक्रीटरी, ठीक है ना, यानी कि उत्सर्जन करता है। और इंसेक्ट्स में रेस्पिरेशन ट्रैकी द्वारा होता है, सर्कुलेशन में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, और डाइजेशन बेटा डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, माउथ से लेके एनस तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फैट सेल इज नोन एज, फैट सेल को कहते हैं, फैट सेल को क्या कहते हैं बेटा, फैट सेल इज नोन एज एडिपोसाइट्स, फैट सेल को हम लोग कहते हैं एडिपोसाइट्स, ठीक। कॉन्ड्रोसाइट, कॉन्ड्रोसाइट कार्टिलेज का फॉर्मेशन करती है। ल्यूकोसाइट, ये बेटा वाइट ब्लड सेल्स है, ब्लड सेल्स बोलते हैं, ये वाइट ब्लड सेल है। मेलानोसाइट, मेलानोसाइट की वजह से स्किन का कलर होता है। मेलानिन एक पिगमेंट है जो मेलानोसाइट में पाया जाता है, तो मेलानोसाइट जो है स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, एडिपोसाइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल डज नॉट सर्कुलेट इन ब्लड, क्वेश्चन पूछा गया वो कौन सी सेल है जो ब्लड में सर्कुलेट नहीं करती है। तो जो ब्लड सेल नहीं होगी वही सर्कुलेट नहीं करेगी,
रेड ब्लड सेल है, ठीक है ना, वाइट ब्लड सेल ये भी ब्लड सेल है, थ्राम्बोसाइट इसी को प्लेटलेट्स कहते हैं, ये भी ब्लड सेल है। तो ये तो तीनों ब्लड में सर्कुलेट करेंगी। पूछा गया है डज नॉट, कौन सी सर्कुलेट नहीं करती है, तो ये आंसर नहीं होंगे, आंसर होगा माफ्ट सेल। माफ्ट सेल ये कनेक्टिव टिश्यू का हिस्सा होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू में पाई जाने वाली सेल है जो हिस्टामिन, हिपैरिन और सीरोटोनिन का सिक्रीशन करती है। हिस्टामिन, हिपैरिन, सीरोटोनिन मास्ट सेल द्वारा रिलीज किए जाते हैं। तो बेटा इसका आंसर है माफ्ट सेल। द एंड ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज, क्रोमोसोम के अंतिम सिरे को किस रूप में जाना जाता है, तो क्रोमोसोम के अंतिम सिरे को हम लोग टीलोमियर कहते हैं, टीलोमियर के रूप में जाना जाता है। देखो बेटा ये क्रोमोसोम होता है, ठीक है ना, ये क्रोमोसोम। अब इस क्रोमोसोम में ये दो चीज़ें जो हैं वो क्रोमैटिड्स हैं, क्रोमैटिड्स। और ये वाला जो पार्ट देख रहे हो ये सेंट्रोमियर कहलाता है, सेंट्रोमियर। और ये जो सिरे आप देख रहे हो, एंड्स पार्ट देख रहे हो, इसी को टीलोमियर कहते हैं। और क्रोमैटिड्स बेटा ये पूरा है यहाँ तक, ठीक है ना। दो क्रोमैटिड्स होते हैं, एक ये वाला है, दूसरा ये है, दोनों एक जगह पर जुड़े रहते हैं। जिस जगह पर जुड़ते हैं उसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया एंड ऑफ द क्रोमोसोम इज नोन एज टीलोमियर, तो करेक्ट आंसर इज टीलोमियर। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज नोन एज, अरे आप लोग तो बहुत आराम से इस क्वेश्चन को करोगे, सभी लोग जानते हो। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज नोन एज एंटोमोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में भ्रूण का अध्ययन करते हैं, एम्ब्रियो का अध्ययन करते हैं। जिरेंटोलॉजी में, ठीक है ना, जिरेंटोलॉजी में बेटा एजिंग का अध्ययन करते हैं, एजिंग। और हर्पीटोलॉजी में रेप्टाइल्स का अध्ययन करते हैं, रेप्टाइल्स की स्टडी करते हैं। तो हमारा आंसर, हमारा क्वेश्चन था बेटा इंसेक्ट्स की स्टडी को क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी कहते हैं। काइटिन इज फाउंड इन एक्सोस्केलेटन ऑफ, काइटिन किसके बाह्य कंकाल में पाया जाता है, तो काइटिन पाया जाता है बेटा इंसेक्ट के बाह्य कंकाल में। इंसेक्ट ये बेटा उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इंसेक्ट्स का बाह्य कंकाल काइटिन द्वारा फॉर्म होता है, ठीक है ना। किसके द्वारा फॉर्म होता है, काइटिन द्वारा फॉर्म होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अच्छा, मोलस्कस के पास भी बाह्य कंकाल होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। रेप्टाइल्स के पास बाह्य कंकाल स्केल्स के फॉर्म में होते हैं, सल्क जिसे कहते हैं, और मैमल्स के पास नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लिक एएमपी इज सेकेंड मैसेंजर ऑफ हार्मोन। तो देखो बेटा हार्मोन दो तरीके से वर्क करते हैं, एक प्रोटीन लेवल पर वर्क करते हैं, एक जीन लेवल पर वर्क करते हैं। जब जीन लेवल पर वर्क करते हैं तो ये जीन को एक्टिवेट करते हैं, और जब प्रोटीन लेवल पर वर्क करते हैं तो ये साइक्लिक एएमपी को एक्टिवेट करते हैं। साइक्लिक एएमपी सेकेंड मैसेंजर कहलाता है। फर्स्ट मैसेंजर हार्मोन होता है, फर्स्ट मैसेंजर हार्मोन होता है, सेकेंड मैसेंजर साइक्लिक एएमपी होता है। ये साइक्लिक एएमपी एड्रीनलिन के द्वारा फॉर्म किया जाता है, यानी कि एड्रीनलिन फर्स्ट हार्मोन है जो स्टिमुलेट करेगा साइक्लिक एएमपी के फॉर्मेशन को। ये साइक्लिक एएमपी फिर फिजियोलॉजी को अल्टर करता है, यानी कि जैविक क्रियाएं होती हैं उसको ये अल्टर करता है। तो एड्रीनलिन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। कार्टिसोन और एस्ट्रोजन और थायरॉक्सिन ये तीनों के तीनों बेटा जीन को एक्टिव करते हैं, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या है, एड्रीनलिन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी कोगुलेंट, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटी कोगुलेंट है, तो एंटी कोगुलेंट वो होता है, एंटी कोगुलेंट वो होता है बेटा जो कि
ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है। तो हमारे ब्लड में हेपेरिन मिक्स होता है, हमारे ब्लड में हेपेरिन मिक्स होता है क्योंकि हमारे ब्लड में क्लॉटिंग के लिए जितने भी फैक्टर चाहिए वो सारे के सारे मौजूद रहते हैं, लेकिन इसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर एंटीकोगुलेंट की तरह काम कौन करेगा? हेपेरिन। और ये हेपेरिन देखो लीवर द्वारा भी फार्म होता है, मास्ट सेल द्वारा सिक्रीट भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट इज यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ कैक्टाई। ठीक है ना, कैक्टाई की वृद्धि पर नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा इंसेक्ट प्रयोग किया जाता है? तो वो है बेटा कोकिनियल। कोकिनियल इंसेक्ट होता है, ये प्रयोग किया जाता है, ये कैक्टस को खा जाता है, तो उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए कोकिनियल यूज होता है। यहाँ सी होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चेक द ग्रोथ ऑफ कैक्टाई। देन बेटा लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्यून डिफिशियंसी डिजीज। तो आप सब लोग जानते हो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स, ये एक वायरल डिजीज़ होता है जिसके इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है बेटा? जिसके इन्फेक्शन की वजह से इम्यूनिटी वीक हो जाती है और वीक इम्यूनिटी पर विभिन्न बीमारियां हावी होने लगती हैं और फिर आदमी की डेथ हो जाती है। डायबिटीज़, ये इंसुलिन की कमी से होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम के इन्फेक्शन की वजह से होता है। ट्यूबरकुलोसिस, ये बेटा बैक्टीरियल डिजीज है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है। तो देखो ट्यूबरकुलोसिस हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया। पहली बात तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हम आपको बता दें, एड्स। डायबिटीज़ ये हार्मोनल डिजीज़ है, हार्मोनल डिजीज़। मलेरिया ये बेटा प्लाज्मोडियम द्वारा होता है, यानी कि प्रोटोजोअल डिजीज़ है। और ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा होता है, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है ना, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। और एड्स, एड्स को हम दो कैटेगरी में रख सकते हैं। नंबर एक तो ये वायरल डिजीज़ है क्योंकि ये वायरस द्वारा होता है, और दूसरा हम इसको इम्यून डिफिशियंसी डिजीज़ भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इम्यूनिटी वीक होती है। ठीक है, तो ये है बेटा आपके 25 क्वेश्चन जो कि जूलॉजी के हैं, BHU 2012 में आए थे। आप लोगों को इस पेपर डिस्कशन से फ़ायदा हुआ होगा और नेक्स्ट पेपर आते रहेंगे। आप लोग संपर्क में बने रहें। धन्यवाद।